सवाल है जो अब पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। ये बात सिर्फ इस क्षेत्र की नहीं है, क्योंकि जब लड़ाई होती है, हमले होते हैं और कोई चारा नहीं रह जाता, तो कोई ना कोई एक देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या एटॉमिक बम का इस्तेमाल कर सकता है और ऐसे में दूसरा भी विवश हो सकता है। इसीलिए चिंता के बादल और घनेरे हो गए हैं और गहरे हो गए हैं। हालात क्या हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। ईरान ने एक दिन पहले इजराइल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। बताया जा रहा है कि यह हमला हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह और हमास लीडर इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया। हमले में मुख्य रूप से सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और अब इसकी कीमत उसे चुकानी होगी। ये ईरान का इजराइल पर दूसरा सीधा हमला है। पहला हमला इसी साल के अप्रैल महीने में ईरान ने किया था। वहीं अमेरिका और अन्य देशों का नाम लिए बगैर तेहरान ने कहा कि अगर उसकी धरती पर किसी भी ताकत ने हमला किया या मदद की तो उस पर भी हमला होगा। जबकि ईरान के हमले के बाद इजराइल की मदद के लिए अमेरिका आगे आ गया है। कुल मिलाकर इस बात की संभावना बढ़ने लगी है कि पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और आसार तीसरे विश्व युद्ध की ओर तेजी से इशारा कर रहे हैं। इसी पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी तो ईरान की बारूदी बारिश से पूरी दुनिया सन्न रह गई। ईरान ने इजराइल पर 180 से 200 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान ने हमला करने के लिए इमाद और गदर और फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 6 गुना या उससे ज्यादा है। हमला इजराइल को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन पर ईरान का हमला लगभग फेल रहा। ज्यादातर मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया, लेकिन ईरान के हमले को रोकने के लिए ही इजराइल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। वहीं ईरान की ओर से किए गए इस हमले के बाद इजराइल भड़क गया, बदले की आग में जल रहा है। इजराइल ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मिसाइलें दागकर ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इजराइल पर मिसाइलें दागने के बाद अब ईरान बैकफुट पर नजर आ रहा है। ईरान ने कहा कि उसकी ओर से आगे और उकसावे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इजराइल पर मिसाइल हमला खत्म हो गया है, लेकिन इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी ईरान पर हमले को लेकर यह कह दिया है कि समय और जगह हम चुनेंगे, हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा, जिसकी वजह से अब इजराइल और ईरान के बीच जंग के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आप सबके जहन में एक ही सवाल हो रहा होगा कि क्या होगा आगे, क्या होने वाला है, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। उधर से एक हमला होता है, फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि ट्विटर वॉर शुरू हो जाता है। वो भी बड़ा अजीब है। आप देखेंगे तो आप देखिए कि किस तरह से मोसाद के ट्विटर हैंडल पर आपको क्या देखने को मिलेगा। वहीं पर ईरानी फोर्सेस जो हैं वो क्या कुछ लिख रही हैं, कैसे एक दूसरे की तस्वीरें लगाकर मीम्स बनाए जा रहे हैं। ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स की तरफ से किया जा रहा। तो एक लड़ाई वहाँ पर भी, सोशल मीडिया पर भी चल रही है, पूरी दुनिया पर एक लेकिन ज़मीन पर आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से गरजती हुई, पूरा आसमान जो है आग की वर्षा दिखा रहा है आपको। इस तरह की तस्वीरें और इस तरह के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। आइए समझते हैं कहाँ जा रहा है ये युद्ध। डॉक्टर निशाकांत ओझा जाने माने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और अंशु जोशी जी, डॉक्टर अंशु जोशी जो कि इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU के साथ में, वो भी मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर ओझा, क्योंकि आप इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं जानता हूं कि आपने इस क्षेत्र के विषय में काफ़ी कार्य किया है। ये अभी युद्ध कहाँ जा रहा है, ये पहला सवाल है। मैं ओपनिंग कमेंट सभी के चाहूँगा। क्या एक बड़े युद्ध की तरफ है? आशंका ये दिखाई पड़ रही है कि दोनों ही बड़ी ताकतें हैं और ऐसे में एटम बम के इस्तेमाल हों, इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
जहाँ तक ईरान की बात है, क्योंकि उस एरिया को मैंने बहुत डीपली उस पर काम किया हुआ है, और मैं पहले भी बताया था कि ये जो वॉर है ये किसी तरह की स्ट्रेटेजिक वॉर तो है ही है, लेकिन ये मोर ऑफ द सेंटिमेंटल वॉरफेयर है। बेसिकली एक सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं लोगों के साथ। जहाँ तक जो प्रेजेंट सिनेरियो अगर हम देखते हैं और कैपेबिलिटी की बात करते हैं ईरान की, तो प्रेजेंट सिनेरियो में मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो वॉर है ये बेसिकली एक तरह से रीजनल वॉर की तरफ जा रही है। ग्लोबल और वर्ल्ड वॉर की तरफ जाना मुझे नहीं लग रहा है कि अभी इसमें इस तरह की कोई भी मतलब कहीं से भी पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं रीजनल की, तो रीजनल में और बाय डिफॉल्ट ये आने वाले कुछ समय में रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर यूएस इसमें इंटरवीन नहीं करेगा तो। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर दो सुपर पावर की बात करते हैं तो वो चाइना और यूएस आता है, जो पूरे इस समय मैंडेट पूरा जो सुपर पावर गैम्बेट को चला रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ चाइना और यूएस की बात करते हैं, इस रीजन में अगर देखें तो चाइना और रशिया जो बहुत ज्यादा बेसिकली जिनके स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स माने जाते हैं कि ये दोनों कंट्रीज जिसके साथ जाएंगी वो कंट्रीज काफी पावरफुल हो जाती है। अब ईरान और रशिया की अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, अगर आप देखिए तो ये कोई वॉर इस तरह से नहीं हो जाती है कि इमीडिएटली डिसाइड किया और वॉर में एंटर कर गए। अगर आप ईरान और रशिया की आप इकोनॉमिक ट्रेड देखते हैं तो 2022 और 23 में 5 बिलियन का हुआ। ईरान और चाइना का अगर आप ट्रेड देखते हैं तो 15 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ है। अब इजराइल और रशिया का अगर आप देखते हैं तो 3.5 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ है। इजराइल और चाइना को अगर आप देखते हैं 22.8 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ है। उसके अलावा जब रशिया और इजराइल का जब ट्रेड हुआ, जो सैंक्शन जो वॉर हुई यूक्रेन के बाद उस पर सैंक्शन लग गया, उसके बाद चीजें कहां से टर्न अराउंड हुई वो मैं नहीं उसको एस्केलेट करना चाहता हूं, लेकिन इकोनॉमिक बैलेंसेस और इंटरडिपेंडेंसी दोनों कंट्री सुपर पावर्स की बनी हुई है। अगर जरा सा भी डिस्टर्बेंस होता है और ये एक रीजनल वॉरफेयर से एक इमेज इसकी डेवलप होती है इंटरनेशनल पावर की, जहां पर यूएस को भी इंटरवीन करना पड़े और रशिया को भी इंटरवीन करना पड़े, चाइना को भी इंटरवीन करना, देन इट्स अ डिजास्टर। लेकिन रीजनल वॉरफेयर में ये चीजें मेरे ख्याल से अभी जो इंसिडेंट ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि ईरान इस तरह से रिट्रेट कर देगा, क्योंकि मैं बात वहां पर मेरी लगभग बात होती रहती थी, तो वो बेसिकली बहुत ही मैंने देखा कि पेशेंस लेवल पे है और वो अपनी जो रिलेशनशिप है वेस्ट की तरफ काफी सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। 44 इयर्स हो गए उस कंट्री को सैंक्शन लगे हुए, तो वो चीजों को समझ रहा था कि अगर हमने इस समय कुछ भी गलती करी तो इकोनॉमिकली हम फिर बैकफुट पे चले जाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है कि ये इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं जाएगा। ठीक है, आपने सुपर पावर के साथ में रिलेशन, किस तरह के एक्सचेंजेस हैं, खास तौर पर किस तरह की डिपेंडेंसी दिखाई देती है अगर फाइनेंशियल स्तर पर कहा जाए या व्यवसाय के दृष्टिकोण से कहा जाए, तो उसको बताया है। मैं चाहूंगा इसी बात को देवनाथ जी आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। अगर इसको रीजनल वॉरफेयर के तौर पर भी देखा जाए तो जो हमारी चिंता है कि यहाँ पर ऐसा लगता है नष्ट करने पे, जैसे हिजबुल्लाह के लिए लेबनान पर जो हमले हुए नहीं देखा गया, बच्चे मर रहे हैं, नहीं मर रहे हैं। अभी ईरान के भी जो हमले हुए इजराइल पर, उसमें भी बिल्कुल वही स्थिति है। ईरान पर जो हमले होंगे या होते रहे हैं उसमें भी यही। कुल मिलाकर ये युद्ध कितना बड़ा, क्या ये तो अपने एक दूसरे को ही समाप्त कर देंगे, ऐसा चलता रहा? जी हाँ, ईरान ने बहुत कोशिश की थी पिछले हफ्ते OIC के सब मेंबरान के साथ बात करके। उसने बहुत कोशिश की कि दुनिया भर के जितने मुसलमान देश हैं करीबन 57 वो ईरान के समर्थन में आ जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो मुस्लिम देश हैं वो फिर भी बटे हैं, शिया है, सुन्नी है। ज़्यादातर मुस्लिम देश जो हैं गल्फ़ के आसपास, अबू धाबी, ओमान, कतार, कुवैत, ये सारे अमेरिका के इन्फ्लुएंस में ही ज़्यादातर रहते हैं, पनपते हैं। ईरान ने बहुत उम्मीद की थी कि शायद तुर्की एक मजबूत कदम लेगा ईरान के सपोर्ट में या कम से कम इजराइल के विरोध में, लेकिन तुर्की भी शायद ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तो नेटो का मेंबर है और एर्दोगान के दिल में एक ख्वाहिश है कि तुर्की भविष्य में बहुत जल्दी अगले 5-10 साल में यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए, तो वह उस चांस को स्पॉइल नहीं करना चाहते।
रीजनल वॉर वहाँ क्या होगा? फिलहाल हम देख रहे हैं कि 11 महीने 12 महीने से युद्ध चल रहा है और वहाँ पर कोई भी ऐसा देश जो कि 1967 में या 1973 के युद्ध में इजराइल पर हमला कर चुके हैं, जैसे कि इजिप्ट है, सीरिया है, जॉर्डन है, इनमें से कोई भी इस युद्ध में शायद फिलहाल छलांग मारने के लिए प्रस्तुत नहीं है। जॉर्डन के किंग हैं अब्दुल्ला, उन्होंने तो 1993 में एक पीस ट्रीटी साइन कर ली थी इजराइल के साथ। वेस्ट बैंक एज ए गिफ्ट दे दिया था, जो कि वेस्ट बैंक 1967 तक तो जॉर्डन के ही मैंडेट में आता था। इसी तरह से इजिप्ट ने भी 1978 में कैंप डेविड एग्रीमेंट्स इजराइल के साथ साइन कर लिया था अमेरिका की छत्रछाया में। अब सऊदी है और काफ़ी सारे दूसरे जो वहाँ पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश हैं, वो एक अब्राहम अकॉर्ड साइन करके अमेरिका की से आशा कर रहे हैं कि अमेरिका उनके अब्राहम अकॉर्ड अगर वो साइन कर लेते हैं इजराइल के साथ, तो अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पंप इन कर देगा। तो मेरे ख्याल से अभी तक ईरान इस युद्ध में अकेला थकेला पड़ा है। रूस उक्रेन में उलझा हुआ है, यही चीन काफ़ी दूर है। ये आपने मुझे आगे का पॉइंट दिया। डॉक्टर अंशु को मैं चर्चा में शामिल करता हूँ। डॉक्टर अंशु, आपको याद होगा जब हमास का आतंकी हमला हुआ, इजराइल की जवाबी कार्रवाई हुई, तो ईरान युद्ध में आएगा नहीं आएगा इस पर चर्चा कर रहे थे और इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ा समय पहले ही कर रहे थे। धमकियों के स्तर तक बात चल रही थी, या लेबनान पर हिजबुल्लाह पर भी कार्रवाई होगी, इस पर भी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो हमास पर हुई, उसके बाद में फिर हिजबुल्लाह पर हुई और अब ईरान और इजराइल। यानी कि जो चीजें एक समय पर धमकियों तक सीमित थी वो अब युद्ध के तरफ तब्दील। इसीलिए यह आशंका बढ़ती है कि बेशक जैसा अभी देवनाथ जी ने भी बताया या डॉक्टर ओझा ने भी बताया कि अभी ये बहुत मुमकिन नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे ईरान का ही जैसे मान लीजिए धमकी देना हो कि अगर कोई भी युद्ध में आया तो उस पर भी हमला होगा, यानी हम आपस में, और ये अमेरिका को धमकी थी सीधी सीधी। तो कुल मिलाकर न चाहते हुए भी ये युद्ध जो है वो एक ऐसा लगता है एक विभीषिका की तरफ बढ़ रहा है। विभीषिका तो हम देख ही रहे हैं प्रवीण जी, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, यदि हम उनको अप्लाई करके समझने का प्रयास करें तो देखिए अभी तक इस युद्ध का नेचर क्या था। ये इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा था, फिर इसमें प्रॉक्सीज जैसे कि अब हुतीज आ गए या हिजबुल्लाह आ गए, इन ऐसे आतंकवादी संगठनों के माध्यम से ईरान जैसे देश इजराइल के विरोध में खड़े हुए थे और ये कॉन्फ्लिक्ट चलता चला आ रहा था। लेकिन अब ईरान ने इन प्रॉक्सीज को हटा करके सीधे सीधे इजराइल पर हमला बोला है। तो अब हम देख सकते हैं कि कैसे एक आतंकवादी संगठन और देश के बीच से आगे जा करके दो देशों के बीच में सीधा सीधा यहाँ पर खुल गया है मोर्चा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कैसे लेबनान और इजराइल के बीच में भी सीधा सीधा मोर्चा खुल गया है। फिर हम देख रहे हैं कि कैसे ईरान और अमेरिका के जिस प्रकार के बीते वर्षों में संबंध खराब से और ज्यादा खराब हो गए हैं, तो अब इस प्रकार के भी प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल होगा। तो देखिए कतर जैसे देश के साथ ईरान के बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन कतर की जो बड़ी वहां पर जो एक मिलिट्री बेस है, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी सेना वहां पर तैनात है और वहां से सीधे सीधे ईरान पर आक्रमण हो सकता है। तो जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, अभी तक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चलता चला आ रहा था, लेकिन अमेरिका की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया कि अब ये बहुत सिग्निफिकेंट एस्केलेशन हो चुका है इस युद्ध का, अब इसमें दूसरी पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। और इजराइल इस चीज की कहीं ना कहीं घोषणा कर ही रहा है कि जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से दी जाएगी, इन तमाम देशों को दी जाएगी। और अमेरिका और इजराइल के किस प्रकार के संबंध है हम सभी जानते हैं। इजराइल को अमेरिका का 51st स्टेट कहा जाता है एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब चर्चाएं चलती है, तो इतने घनिष्ठ संबंध इजराइल और अमेरिका के बीच के हैं। तो ये जरूर है कि अभी तक रीजनल स्तर पर कॉन्फ्लिक्ट है, इनडायरेक्ट लेवल पर ईरान को दूसरे देशों से समर्थन मिल रहा है, लेकिन डायरेक्टली जिस दिन अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तो फिर मैं कहूंगी कि फिर इसका जो स्वभाव है वो वैश्विक हो जाएगा। ये एक इसीलिए भी गंभीर मुद्दा है क्योंकि हम एक और बड़ा युद्ध देखते आ रहे हैं और इतना लंबा समय बीत गया, रूस और यूक्रेन का युद्ध। लेकिन एक बड़ा फर्क है, यहां पर अस्तित्व की बात है। ईरान इधर इनके अस्तित्व को खत्म करना चाहता है, उधर इजराइल को लगता है कि आसपास जो भी जितने भी जुटे रहे वो उनके अस्तित्व के लिए हमेशा से खतरा रहे हैं। वो बड़ा एक धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस चल रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये अस्तित्व की लड़ाई वहां पर, इसलिए ये वाला मामला ज्यादा गंभीर है। और इसीलिए हम देख रहे हैं बमबारी हो, हथियारों का इस्तेमाल हो, और जिस तरीके से जिस खतरनाक अंदाज में युद्ध हो रहा है वो इस क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ओझा, पहले हमें ये बताएं दोनों देशों की ताकत और
ओवरऑल युद्ध के परिप्रेक्ष्य, फिर उसमें आप लेबनान को भी जोड़ लीजिए, अन्य लोगों को भी जोड़ लीजिए, इस वक्त जो युद्ध में इन्वॉल्व हैं वो कितनी ताकतें हैं जो आमने सामने हैं, परोक्ष कितनी है और अपरोक्ष कितनी है? देखिए, जहां तक अभी अगर हम बात करते हैं फेस टू फेस में, तो हम बात कर रहे हैं इजराइल और लेबनानी है। और ईरान जो है वो अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वो प्रॉक्सी वॉर हमेशा शुरू से करते आए हैं, और जहां तक एक्सपेक्टेड था मिडिल ईस्ट में हमेशा प्रॉक्सी वॉर का ही रुझान रहा है हमेशा से। लेकिन जहां तक हिजबुल्लाह की अगर हम बात करते हैं, तो एक तरह से आप मान के चलिए कि इट्स अ शैडो आर्मी ऑफ लेबनान, ओ सॉरी ईरान। तो लेबनान की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वो दे आर वेल इक्विप्ड, उनके पास सारे यूएवी हैं, उनके पास एंटी मिसाइल्स हैं, उनके पास बेसिकली सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, उनके पास ऑटोनोमस वेपन्स तक हैं। तो अब ये जो वेपन्स और ये एमिनेशंस आ रहे हैं, दैट्स अ कोई बिग क्वेश्चन मार्क कि कौन सप्लाई कर रहा है, कहाँ से आ रहे हैं इनके पास। तो जहां तक उनकी पावर की बात करते हैं या उनकी कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करते हैं, दे आर वेरी गुड इन द कन्वेंशनल एंड बेसिकली प्रिसाइज वॉरफेयर में बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए ग्राउंड इन्वेजन में देखिएगा कि इजराइल को दिक्कत आएगी जहां तक है। हाँ, उनके पास एयर स्पेस में बेसिकली उनके पास वो चीजें नहीं है, लेकिन यूएवी, क्योंकि ईरान अगर बैक में है, तो ईरान के पास, मैं आपको आज ये बता दूं कि ईरान इज नोवेयर इन कंपैरिजन लेस देन इजराइल की बात करते हैं यूएवी में अगर हम बात करते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं यूएस के बराबर की उनके पास, तो I would not like to name, but they have got all this sophisticated and the people knows कि उनके पास ये सारे ड्रोन्स और बेसिकली इस तरह की कैपेबिलिटी है कि they can demonstrate। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्यों ये बहुत जल्दी पॉम्प्ड हुआ? ये पॉम्प्ड इसलिए हुआ कि ईरान जो था अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लास्ट स्टेज पे, टिप ऑफ पे क्लोज करने जा रहा था। तो वो जो चीजें थी वो यूएस को बेसिकली ट्रिगर कर रही थी, और यूएस बेसिकली ये चाहता थी, इजराइल इज वन ऑफ द बेसिकली बेस है उसका वहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर कंट्रोल करने के लिए। इसी वजह से तो एनर्जी सिक्योरिटी को भी कंट्रोल कर रहा है, स्ट्रेटेजिक अलायंस भी कर रहा है। अगर हम बात करते हैं जॉर्डन की, बात करते हैं सऊदी अरेबिया, वहां पर वेपन भी उसको बेचना है। तो कई तरह से ये इकोनॉमिक बेसिकली इट्स अ इर्रेगुलर वॉरफेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये पूरा वहां पर माहौल बना हुआ है। कौन कहां से कूद रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है। जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस छोड़ दिया कि आप अपनी मिसाइल्स को जाने दीजिए। इराक ने भी अपना एयर स्पेस दे दिया कि लेट द मिसाइल्स को। जो वेपन भी जिस तरह से ईरान ने अभी इसको अटैक किया, उसके बाद ईरान ने वापस ये बोला कि अभी हम कोई अटैक करने वाले नहीं, अगर रिट्रेट होगा तो फिर हम करेंगे। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो कुल मिला के ये इट्स वेरी इर्रेगुलर वॉरफेयर विच इज गोइंग ऑन। जहां तक इजराइल की बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने दोनों को देखा हुआ है। तो स्ट्रैटेजिक तो एक चीज है ही है कि कौन उसके पीछे बैक पे उसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सेंटिमेंटल वॉरफेयर बहुत है। अगर उनके जहन में आ जाता है तो देन दे डोंट थिंक कि क्या उसका रिपरकशन होगा, क्या होगा इधर फॉर द इजराइल। मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझूंगा क्योंकि ये थोड़ा संक्षिप्त रहने वाला है ये सेगमेंट। तो फटाफट डॉक्टर अंशु मुझे ये बताएं कि ये वाला क्षेत्र जो है ये पूरा युद्ध को बहुत देखता रहा, युद्ध में ही बहुत साल गुजर गए हैं, सैकड़ों सालों से ये क्षेत्र युद्ध में ही है, पूरा इतिहास ही युद्ध से भरा हुआ है। लेकिन क्या वर्तमान समय में कुछ डिफरेंट चल रहा है? आपको ऐसा लगता है कि इजराइल कोई निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, या ईरान भी अब कोई, यहाँ के जितने भी देश जो इजराइल के खिलाफ पहले रहे हैं और लड़ता भी रहा, इजराइल अकेले भी लड़ता रहा, इन सबसे भी लड़ा, एक बार युद्ध में सब उतर चुके हैं और इजराइल ने वहां पर भी इनको हराया था। तो ये भी एक दौर रहा है वहां पर। लेकिन वर्तमान दौर क्या आपको किसी मामले में अलग दिखता है पुराने युद्धों से? प्रवीण जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, और इसको भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जो हम सिद्धांत पढ़ाते हैं उसकी दृष्टि से दो स्तर पर देख सकते हैं। एक तो हम जब रीजनल लेवल पर जाकर के देखते हैं, तो जो ये पूरा रीजन है वेस्ट एशिया का, और जो लेवांत रीजन है जहां पर ये फिलहाल युद्ध चल रहा है, तो यहाँ के जो प्लेयर्स हैं इनके आपसी बड़े वॉर्स चलते चले आए हैं, इतिहास है इनके बीच युद्धों का, सिविल वॉर्स चले हैं। मतलब हमेशा से हमने देखा कि यहाँ पर एक देश ने पूरे रीजन पर कंट्रोल करने के लिए हमेशा कॉन्फ्लिक्चुअल पद्धतियों का सहारा लिया। लेकिन फिर कुछ शांति समझौते, पीस अकॉर्ड्स भी चले, जैसे हम देखते हैं इजिप्ट और इजराइल के बीच में 1969 में शांति समझौता हुआ था। तो जो रीजनल परिस्थितियां और ये जो है ये
ऊर्जा की दृष्टि से एक क्रिटिकल क्षेत्र है, ऑयल एंड गैस के सप्लाई की दृष्टि से पूरे विश्व के लिए। तो प्रभुत्व की जो लड़ाई चली वो एक रीजनल लेवल पर अलग है। इसमें हम धर्म की दृष्टि से भी जोड़कर जब देखते हैं तो फिर जो ये प्रॉमिस लैंड की दृष्टि से जेरूसलम को जब हम बीच में लाते हैं चर्चा के, तो इजराइल और पैलेस्टीन की बीच के जो बहस आती है और फिर इसको जो अलग अलग देशों से समर्थन या न समर्थन मिलने वाली बात आती है। लेकिन जब हम इसको वैश्विक स्तर पर जाकर के देखते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से, तो आप देखिए कि इजराइल के पीछे कौन खड़े हैं, तो वो सारा वेस्टर्न नेशंस है, वेस्टर्न लॉबी है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है और यूएई और सऊदी जैसे देश हैं जो कि आपको इजराइल के पीछे खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। और जब आप ईरान के पीछे जाते हैं तो तमाम ये जो मिलिशिया है या आतंकवादी संगठन है, हमास हुआ, हुती हुए, हिजबुल्लाह हुआ, या जो शिया प्रमुख जो कुछ ऐसे संगठन या देश हैं, वो आपको ईरान के पीछे खड़े हुए दिखाई देंगे। तो जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर से, वैश्विक स्तर से समझने का प्रयास करते हैं ना प्रवीण जी, तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो हम इजराइल और ईरान या इजराइल और हमास के बीच में देख रहे हैं। फिर पीछे दो लॉबीज भी इन्वॉल्व हैं और इसीलिए एक्सपर्ट इस बात को लेकर के चिंतित है कि यदि ये लॉबीज इन्वॉल्व हो जाती है परोक्ष रूप से, तब ये युद्ध बहुत बड़े लेवल पर एस्केलेट हो सकता है। जी देवनाथ जी, ये बात सही है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपरोक्ष रूप से बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं और दो देश आपस में लड़ रहे हैं और ये लड़ाई नई नहीं है। क्या अभी मीडिया डिस्कशन ज़्यादा हैं अब, क्योंकि लोगों के पास एक्सेस है, सूचना के बहुत ज़्यादा साधन है, इसलिए पता है, या आपको लगता है कि इस वक्त के हालात ज़्यादा टेंस्ड हैं पिछले किसी समय के हालात से? क्योंकि इससे भी बुरे बुरे हालात इस क्षेत्र में रहे हैं। एक समय रहा यहूदी पूरी तरह से निकाल दिए गए थे, एक समय रहा वापसी करी, एक समय रहा धीरे धीरे बढ़ाया, तो ये पूरा एक इतिहास है उस क्षेत्र का। जहां तक मीडिया की बात है, भारत का मीडिया विशेष तौर पर बहुत ही मैच्योर, परिपक्व रोल अदा कर रहा है। मीडिया जो मैं देख रहा हूं एक न्यूट्रल हिसाब से, ऑब्जर्वर हिसाब से उसको एक सैद्धांतिक तरीके से भारत के आम जनमानस के पटल पर प्रोजेक्ट कर रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि भारत के लोगों को पता होना चाहिए कि विश्व में क्या हो रहा है। हो सकता है अगले 10, 20, 30 साल में हम भी विश्व गुरु बन जाएंगे। जिस तरह से अमेरिका आज दुनिया को चला रहा है, हो सकता है हम भी दुनिया को साथ में लेके चलेंगे। तो भारत में मीडिया जो है इस युद्ध पर बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। जी डॉक्टर ओझा, नेताओं की पर्सनैलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजंस होते हैं फिर वो अल्टीमेटली एक जो बैठा हुआ है शीर्ष नेतृत्व जो डिसीजन ले रहा है, हालांकि सब अब तो हम देख रहे हैं कि विपक्ष हो या पूरी सरकार जो है वो एक साथ आ जाती है, सभी नेता एक साथ आ जाते हैं, बट डिसीजन मेकिंग और उसमें नेताओं की पर्सनैलिटी बड़े अहम है। तो आप ईरान के वर्तमान नेतृत्व और इजराइल के वर्तमान नेतृत्व को कैसे आंकते हैं डिसीजन लेने के मामले में? जो प्रेजेंट रिजीम आई है, जिसको जो सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमानी के अंडर में वर्क कर रहे हैं प्रेसिडेंट, वो काफ़ी वेस्ट की तरफ उनका इंक्लिनेशन है काफ़ी। और शुरू में ये चर्चा भी चली थी कि ये इनको कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि इनका वेस्ट इंक्लिनेशन है, वेस्ट की तरफ ज़्यादा ये इनका फेवर रहता है। लेकिन बाद में चीज़ों को करते हुए ही बिकेम द प्रेसिडेंट। और उन्होंने अभी जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल था वहाँ पर थे भी, और उन्होंने कई दिग्गज कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ भी उनकी मीटिंग हुई वहाँ पर, जो डिस्कशन हुआ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी। तो जहाँ तक हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, वो थोड़ा सा उनका सॉफ्ट है। लेकिन जहाँ तक अगर हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, फिर अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई कोई स्ट्रेटेजिक लड़ाई नहीं है। ये बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि इस तरह इररेगुलर वॉरफेयर है, और ये लड़ाई आइडियोलॉजी की भी है, स्ट्रेटेजिक भी है, इसमें सेंटिमेंट भी है, इसमें कई चीजें जुड़ी हुई हैं। जो जिस तरीके से मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि इट वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन कि ईरान की जिस तरह से पेशेंस लेवल थी वो रिट्रीट करेगा। वो अपने आप को बहुत ठंडा रखा हुआ था कि किसी भी तरीके से हम प्रोवोक ना हो, और अपनी जो हमारी एक सैंक्शन 42 ईयर से चल रही है और वो री इम्पोज होता जा रहा है, उसको किसी तरह वो उस पर काम कर रहा था। लेकिन जहां तक ये प्रॉक्सी वॉर, ये सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में या आज के समय में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन करना तो कोई नहीं करता है। आज के समय में या तो साइबर है या बेसिकली इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी है या इनडायरेक्ट वॉरफेयर बेसिकली जो काम करता है, और जिसपे ईरान काम कर रहा था मिडिल ईस्ट में। कहीं से भी ईरान का डायरेक्टली नाम नहीं आ रहा था, ये था कि दे आर सपोर्टेड। हिजबुल्लाह की अगर हम बात करते हैं तो हिजबुल्लाह बेसिकली आइडियोलॉजी है, वो जो अयतुल्ला खुमानी थे उनके स्पिरिट ऑफ अल्लाह के नाम पे उसको बनाया गया था, और नॉर्थ कुर्द की फोर्स थी जो बेसिकली वहां पर गया था। और वो भी बेसिकली देखिए, अगर आप
लेबनान फोर्स की बात करते हैं या हिजबुल्ला की बात करते हैं, तो डिप्लोमेसी, मिलिट्री, वो सब में घुसे हुए थे, उनका काफी वहां पर शय था। तो जहां तक मैं ये देख रहा हूं कि जहां ईरान लेकिन अब ये वो जो मैं बता रहा हूँ, एक जो बॉटल नेक थी उस लेवल पे पहुंच चुका था ये सिचुएशन। जिस तरह से अब इजराइल के नेतन्याहू ने उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया और डायरेक्टली एड्रेस किया वहां की सिटीजन्स को, दैट वाज समथिंग विच डायरेक्टली हिटेड देम, कि वो जो ये बोल रहे हैं कि जो मेरी एनालिसिस है कि हमारे जो 3 मार्टियर्स हुए उनका रिवेंज लिया गया। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, वो रिवेंज तो लेना ही है, ये आज नहीं कल, ये टाइमिंग का दोनों कंट्रीज इंतजार करते हैं, राइट टाइम पे इसको हिट किया जाएगा। लेकिन ये जो एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, ये बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने सीधे डायरेक्टली एड्रेस किया और उनको बोला कि हम आपको फ्री कराएंगे इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट से और आपकी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, वो बेसिकली हिट किया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो हिजाब इशू हुआ था यहाँ पर बहुत पहले, जिसमें काफी वहां पर एक डेथ कैजुअलिटीज भी हो गई थी और यंगस्टर्स में काफी वो था। उन चीजों को जब डाइसेशन किया गया, उनको जब इन डेप्थ एनालिसिस किया गया, तो उसमें वो देखा गया कि वो नॉर्थ कुर्द की एरिया से उसको पॉपुलेट किया गया था और उसमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मोसाद का रोल आया था, जो कि उन्होंने उसको यूएन में भी जाकर सबमिट किया था। तो मुझे ये लग रहा है कि जहां तक ये अब वॉर जो है ना डायरेक्टली हिट हो रही है एक दूसरे के ऊपर, और इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये कोई कंट्रोल के बाहर होगा। अगर वो रिट्रेट करेंगे तो ये भी रिट्रेट करेंगे वहां पर, लेकिन इससे क्या होगा, ये यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस भी अभी डायरेक्टली नहीं आएगा, क्योंकि यूएस की बहुत इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज जो है मिडिल ईस्ट में चल रही है, उसकी डिपेंडेंसी बनी हुई है ऑयल पे, उसकी वेपन की सारी चीजें सऊदी अरेबिया उसके बहुत अच्छे। हम अमेरिका को जानते हैं, कूटनीति के लिए जानते हैं, और हम अमेरिका को इसलिए भी जानते हैं कि वो अपने फायदे को या अपना कोई संभावित नुकसान ना हो इसका विशेष ध्यान रखकर चलता है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, मुझे ये बताएं कि एक जैसे खमैनी की बात हुई है, ऐसे ही नेतन्याहू की पर्सनालिटी का आकलन क्या है, क्योंकि एकदम अब हम नहीं छोड़ेंगे और अब हम जो है आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। नेता बहुत महत्वपूर्ण होता है, मैंने इस सेगमेंट की शुरुआत ही इस बात से की, और इसकी वजह यह है कि वो नेतृत्व जो है वो डिसीजन लेता है। इसीलिए हम देखते हैं कि स्थितियां यहाँ की कुछ नहीं बदली हैं, इससे भी बुरे बुरे हालात इस क्षेत्र में रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान नेतृत्व के लिहाज से क्या थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, ये लड़ाई वाला जो दोनों का स्टैंड है ये देखने को मिलता है, खास तौर पर इजराइल की तरफ से। जी हाँ, हम डिफेंस में मिलिट्री साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। खास तौर से दुश्मन देश का जो नेता है उसका एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग किया जाता है, आकलन किया जाता है। तो नेतन्याहू का जो आकलन किया गया है उसके अनुसार वह कभी भी एक दुश्मन को अपने बराबर उठने नहीं देंगे, दुश्मन को पनपने नहीं देंगे। अगर दुश्मन उनके ऊपर एक हथियार का इस्तेमाल करता है 1 किलो का, तो नेतन्याहू की पर्सनैलिटी ऐसे बोलती है कि तुरंत 10 किलो 10 गुना ज़्यादा फोर्स से दुश्मन को क्रश कर दो। एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि नेतन्याहू की जो पार्टी है, लिकुद पार्टी है, फिलहाल तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट में है और इजराइल में इलेक्शन होने वाले हैं। तो नेतन्याहू चाहेंगे कि इस युद्ध के दौरान वो एक रैम्बो इमेज बना लें, ताकि इजराइल के जो दक्षिणपंथी लोग हैं, एक्सट्रीम राइटिस्ट ग्रुप्स हैं, राइट विंगर्स हैं, वो अगले इलेक्शन में खुलकर लिकुद पार्टी को और नेतन्याहू को सपोर्ट करें। तो नेतन्याहू के लिए उनके पर्सनल पॉलिटिकल लाइफ के लिए भी एक डू और डाई वॉर है। जी, हालांकि मुझे ये लगता है कि भाई देश बचेंगे तब तो राजनीति चलेगी। पहले देश का वहाँ पर बच्चों का बचना, लोगों का बचना ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ ही इकोनॉमी किसी युद्ध से सरवाइव करके किसी देश की इकोनॉमी उठाने में और पॉलिटिक्स को वापस पटरी पर लाने में कितना समय। डॉक्टर अंशु, जो एक सवाल हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और मैंने कहा था इस पर बात करेंगे, चाह क्या रहे हैं नेतन्याहू, या इजराइल क्या चाह रहा है और ईरान क्या चाह रहा है? थोड़ा ये स्थिति बताइए, कौन देश क्या चाह रहा है, जिससे ये समझ में आए कि क्या कोई इसका समाधान भी है। जब तक आपकी चाहत स्पष्ट नहीं होगी तब तक युद्ध के मायने ही समझ में नहीं आएंगे। इजराइल अपना अस्तित्व और अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। इजराइल, आप ये याद कीजिए कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने जाकर के हमास पर या पैलेस्टीन पर कोई हमला नहीं किया था। बिल्कुल आधी रात को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। और इजराइल का एक देश के रूप में हम स्वभाव जानते हैं कि जब कोई इजराइल पर हमला करता है फिर इजराइल जवाब जरूर देता है। हमें वो 1972-73 के म्यूनिक ओलंपिक याद करने चाहिए, जब इजराइल के कुछ प्लेयर्स को एब्डक्ट करके और बाद में उनको मार दिया गया था। और एक एक
जो उसमें एबडक्टर था या उसमें जो जो इन्वॉल्व थे, उसको फिर किस तरह से इजराइल ने जवाब दिया वो पूरी दुनिया जानती है। वो एक केस स्टडी के रूप में पढ़ा जाता है। तो इजराइल को जब हम एक देश के रूप में समझने का प्रयास करते हैं ना प्रवीण जी, तो एक आक्रामक देश नहीं है वो, लेकिन जब आप उस पर हमला करेंगे तो वो आपको छोड़ेगा भी नहीं, वो इस तरह का देश है। अच्छा, इजराइल की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उसको भी पूरी दुनिया जानती है, और फिर किस तरह से अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है इसे भी हम सभी जानते हैं। तो इजराइल के जो यहाँ पर अगर उद्देश्य की बात करें तो इजराइल ने न इस युद्ध को शुरू किया और ना इजराइल इस युद्ध को बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसमें अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरफ से अलग अलग आतंकवादी संगठन जुड़ते गए, बैक्ड बाय अलग अलग देश जो इजराइल के पड़ोसी हैं। तो आप देखिए कि फिर हिजबुल्लाह का एंगल जुड़ गया, हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो फिर इजराइल को जवाब देना पड़ा, हूती आए तो फिर इजराइल को जवाब देना पड़ा। अब ईरान सीधे सीधे युद्ध के क्षेत्र में कूद गया है। अब ईरान ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती बहुत ही गलत समय पे की है। इसको लेकर हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि जिस प्रकार की परिस्थितियां विश्व में बनी हुई हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां अभी इस रीजन में बनी हुई हैं, ईरान को पाकिस्तान बनने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और ईरान ने वही किया है। अब जो सीधे सीधे ईरान युद्ध के मैदान में कूदा है तो कुछ समय तक अपने दम पर और अपने प्रॉक्सीज के दम पर वो युद्ध लड़ेगा, और जो उसके बैक्ड नेता या संगठन है वो देखिए वो सारे मिलिशिया है, वो सारे आतंकवादी संगठन है। लेकिन जैसे जैसे जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अंतरराष्ट्रीय संगठन और जो ये स्पेशली जो वेस्ट ग्रुप वाले देश हैं और जो शक्तिवान देश हैं वो जब यहाँ अपनी रिएक्शन देना शुरू करेंगे तो ईरान की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। छद्म युद्ध की बात तो जो डॉक्टर ओझा कर रहे थे, छद्म युद्ध की बात वो तो है ही। और हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह एक तरीके से ईरान में ट्रेंड आर्मी है, ईरान की ही आर्मी कहा जाता था उसको। तो ये भी आतंकवादी संगठन कही है प्रवीण जी, क्योंकि वो एक जो यूनाइटेड नेशंस के आतंकवादी संगठनों की लिस्ट है उसमें हिजबुल्लाह और हमास प्रमुख रूप से शामिल। हाँ, मैं तो खैर कल इस पे पूरी चर्चा कर चुका है उस पर मैंने देखा अलग अलग मत आए थे तो मैंने उसको वैसे ही लिया। खैर मैंने यही कहा था कि हिजबुल्लाह से क्या लेना देना है हम लोगों को, हमें जैश लश्कर हम ये सारे जैसे उनको देखते हैं और कार्यवाही कोई ऐसी करता है तो हम उसको उसी श्रेणी में रखेंगे जिस श्रेणी में रखा जाता है। खैर डॉक्टर ओझा, अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में जो हालात बने हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा अहम बात यह रहने वाली है कि अब कौन क्या कदम उठाता। जैसे ईरान ने हमला कर दिया, बोला अब हम उकसावे की कार्यवाही नहीं करेंगे, बदला सा ले लिया, जैसे कि एक एक करके हमने अपने यहां पर एक मैसेज दे दिया। अब इजराइल को भी वही करना है कि भाई हम भी ऐसे चुप नहीं रहेंगे, ईरान तुमने हमको मिसाइल मारी, हम भी मिसाइल मारे। या फिर आपको लगता है कि स्ट्रैटेजिकली इजराइल और ईरान सीधे सीधे युद्ध में कूदने से बचेंगे? अभी नहीं, आप बिल्कुल, मैं आपकी सेकंड वाली जो बात है ना स्टेटमेंट, उससे पूरी तरह से एग्री हूँ। इसमें डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होगा ही नहीं, अभी कहीं भी नहीं हो। ये इनडायरेक्ट, मैंने आपको पहले जो वर्ड बोला था ना, इरेगुलर वॉरफेयर है। आज इन्होंने मार दिया, फिर 15 दिन शांत रहेंगे, बोलेंगे राइट टाइम पे हमने कुछ अटैक कर दिया। ये इस तरह से ही चलता रहेगा, डायरेक्टली नहीं होगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये जो, अगर आप इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इस समय अगर आप देखें यूएस में देखें तो यूएस में जो इलेक्शन पार्टीज हैं उनके वर्डिक्ट अलग आ रहे हैं, पेंटागन चीफ के अलग आ रहे हैं। तो ये चीजें सारी सिंक्रोनाइज हो रही हैं और ये सब वेट कर रहे हैं कि क्या आउटकम होता है। सी इजराइल, मैं आपको बता रहा हूँ एज एन डिफेंस एनालिस्ट और विंग कमांडर भी एग्री करेंगे, इजराइल डजंट टेक एनी स्टेप अनलेस फॉर हिज प्रोटेक्शन। अगर उसके ऊपर प्रोटेक्शन की बात आती है, जो कॉवर्ट एंड ओवर्ट ऑपरेशन वो अपना करता रहता है, लेकिन जहां तक उसके ऊपर कोई स्ट्रैटेजिक अगर एक्शन लेने की बात आती है, ही हैज टू कंसल्ट टू द यूएस, बिकॉज ही इज बेसिकली जो उसका बेस बनाया गया था वहां पर जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो बेसिकली पूरी तरीके से यूएस ही उसको कंट्रोल करता है सारा। अगर आप इसको देखें, जब इजराइल ने अपना एक्शन स्टार्ट किया था तो इजराइल जो क्वाड बनाया गया उसमें पहले इजराइल आया, इजराइल का जो क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग कराई गई, यूएई के साथ कराई गई, बहरीन के साथ कराई गई, सऊदी अरेबिया के साथ के जो मेजर अलायंस थे उनको बेसिकली सॉफ्ट कर दिया गया। और उसके बाद भी ईरान का काफी वहां पर सऊदी अरेबिया के साथ भी रिलेशन सॉफ्ट हुआ था, लेकिन उसने पहले ही पूरा ग्राउंड वर्क करके अपना वहां पर सारी सिचुएशंस को मेटलाइज करने के बाद ये अटैक हुआ है। जो सिचुएशन ये इमर्ज आई है ये बहुत सोची समझी है, ये ऐसी नहीं है कि इट जस्ट रिएक्टेड और वो वहां से घुसे और हमने अटैक कर दिया। आप ये बताएं, अगर पैलेस्टाइन में वो इस समय जो ग्राउंड ऑपरेशंस चल रहे हैं,
मैंने पहले भी बोला था कि दे आर क्लूलेस, उनके पास, उनको हमास का कोई भी सोल्जर मिल ही नहीं रहा है बेसिकली। तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही होती है कि सबसे पहले वहां की मास को डिस्पर्स करो, उसके बाद पूरा जगह खाली होगी, उसके बाद हम उसमें उसको बेसिकली रेकिंग करके निकालेंगे। यही लेबनान के साथ भी हो रहा है। और जो ये अटैक्स कर रहे हैं 3-4 एंड्स पे, ये आज का नहीं है, ये पहले से होता है, क्योंकि ये सीरिया, लेबनान और बेसिकली जो नॉर्थ एरियाज हैं, ये सारे वहां पर ऑलरेडी इनकी काफी एक्टिविटीज होती आई हैं, आज से नहीं, पिछले 10 साल 20 साल से ये अटैक्स छोटे मैं अभी तक जो बातचीत हुई है उसको थोड़ा समराइज करता हूं, ताकि जो हमारे फाइनल क्लोजिंग कमेंट होंगे अगले सेगमेंट में, उसके लिए भी आपके सामने कुछ मैं एक प्रश्न की तरह भी रख दूं, अगर उसमें कुछ कमी बीसी हो तो आप दुरुस्त करिएगा। पहली चीज ये है कि ये जो युद्ध चल रहा है इसमें इजराइल की लड़ाई ये है कि वो अपने आप को स्थिर करना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है। गजा पर उसने हमला किया, हमास को खत्म किया, हिजबुल्लाह को खत्म करना, लेबनान में जो हिजबुल्लाह बैठा हुआ था उसको खत्म करना उनका दूसरा मकसद था। अब यहाँ के क्षेत्रों की स्टेबिलिटी क्या होगी, या वेस्ट बैंक और इजराइल में जिस तरीके से धीरे धीरे आप देखते हैं कि इजरायली सेना का वर्चस्व बढ़ता गया, या आप मोटी भाषा में यहूदी जो है वो आबादी बढ़ती चली गई, उनका क्षेत्र। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वहाँ इजराइल में सब रहते हैं, फिलिस्तीनी कह लीजिए या यहूदी कह लीजिए, लेकिन वो नागरिक वहां के बन गए। तो इजराइल अपनी नागरिकता को बढ़ाएगा, इस क्षेत्र पर को बड़ा करेगा। ईरान और इजराइल दोनों सीधे सीधे आमने सामने फिलहाल नहीं आएंगे, इसी तरह का एक छद्म युद्ध चलेगा, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी पॉलिटिकल जो है मजबूरियां हैं, दोनों की अपनी राजनीति चलती है। फिर अमेरिका और चाइना जैसी बड़ी ताकतों की नजर इस पर बनी, यहां तक बात आई है, इससे कुछ स्थितियां स्पष्ट होती है कि अभी वर्तमान हालात क्या है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, मैं जानना चाहूंगा थोड़ा आप भी इसको समराइज करें, थोड़ा एक डिटेलिंग दें कि क्या यहां पर जो युद्ध की स्थितियां बन रही हैं उसमें इजराइल जो चाहता है लगभग वहां तक वो पहुंच गया है, और ईरान को भी क्योंकि थोड़ा सा दिखाना है कि नहीं देखो हम चुप नहीं बैठे हैं, हम भी ताकतवर हैं, इसलिए वो ये कर रहा है। जी हाँ, फौजी भाषा में हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं युद्ध के समय, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। तो इजराइल का, नेतन्याहू का पहला एम यही था कि हमास को काबू में लाना है। पूरा नष्ट शायद ना कर पाए, लेकिन हमास को आज की तारीख में 90% काबू में ले आए हैं। इसी तरह से आईडीएफ का अगला जो ध्येय था वो था कि हिजबुल्लाह को करीबन 70 से 80% तक उनको कमजोर कर दिया जाए। तो उसमें अगले 5-6 दिन में हम देखेंगे कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो बेका वैली की तरफ भाग जाएंगे, बेरूत के उत्तर की तरफ रिट्रीट कर जाएंगे, जैसा कि उन्होंने 1982 के युद्ध में, बेका वैली वॉर में भी किया था। और 2006 में जब आईडीएफ बेरूत तक चली गई थी, क्लासिक मैनूवर होता है किसी भी गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन का कि वो कन्वेंशनल आर्मी के सामने आके पिच्ड बैटल नहीं करती है। तो हिजबुल्लाह कमजोर हो जाएगा, डिग्रेडेड हो जाएगा। इसके बाद बहुत बड़ा सवाल अगले 48 घंटे में, 72 घंटे में, क्या इजराइल ईरान पर हमला करेगा? अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो बहुत बड़ा एस्केलेशन मैट्रिक्स, 2-3 लेडर्स एक साथ जंप हो जाएंगी। जी, और आपको क्या लगता है, करेगा या नहीं करेगा? मेरा ख्याल है नेतन्याहू बहुत मैच्योर हैं, उनको मालूम है कि अमेरिका से जो रिसोर्सेज आ रहे हैं उसका सही इस्तेमाल करते हुए वो कंटेनमेंट ऑफ हिजबुल्लाह, कंटेनमेंट ऑफ हूती, कंटेनमेंट ऑफ हमास, इस पॉलिसी पर जाएंगे। क्योंकि इजराइल को छोड़ दिया तो शायद अमेरिका भी इतने अस्त्र शस्त्र, बॉम्ब्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स इजराइल की आईडीएफ को हर रोज नहीं दे पाएगा लंबे समय के लिए। जी जी जी। और डॉक्टर ओझा भी लगभग यही बात कर रहे थे, उनके पास जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर अंशु जोशी मुझे ये बताएं कि हिजबुल्लाह, हमास, ये हम लोग ऐसे सोचते हैं यहाँ बैठ के कि कोई ग्रुप होंगे, गुट होंगे, 1000, 500, 10,000, 50,000 लोगों, लेकिन ये सोच भी है। मतलब आज एक जनरेशन आएगी, आज से थोड़ी चल रहा है, तो जो बच्चे होंगे वही आज लड़ रहे हैं, आज वही लड़ाके बन गए हैं, और अभी आने वाले समय ये सोच है। और ये क्योंकि वहाँ पे कहानियाँ चलती रहती हैं नई, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दशकों से ये लड़ाई चली आ रही है। ये कहीं समाधान पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति का समाधान आप क्या देखते हैं? यही कंटेनमेंट की हमास को काबू कर लिया, हिजबुल्लाह को काबू कर लिया, और फिर बाद में स्थितियां शायद सुधर जाएं।
बहुत अच्छा प्रवीण जी, आपने प्रश्न पूछा। हम केनेथ डी वॉल्ट्स को पढ़ाते हैं एज अ स्ट्रक्चरल रियलिस्ट, और उसमें वो 3 लेवल ऑफ एनालिसिस की बात करते हैं, यूनिट, स्टेट और ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस। तो लगभग लगभग आप हर परिस्थिति में यदि ये लेवल ऑफ एनालिसिस करें तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपने जो आतंकवादी संगठनों की बात की, यदि आप इसके मूल में जाना चाहते हैं तो हम एक ग्लोबल लेवल पे देखते हैं कैसे आतंकवादी संगठन ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है। स्टेट लेवल पर जाकर के देखते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे फलते फूलते हैं। लेकिन इसकी जो जड़ है ना, वो यूनिट लेवल पर है। आपने बहुत अच्छी बात रखी, ये मानसिकता में है ये जो समस्या है, या ये जो तमाम इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्चुअल जब हम नेचर पनपते हुए देखते हैं और इसके बाद ये पूरे संगठन के रूप में फलने फूलने लग जाते हैं। बहरहाल मैं बात करूंगी इजराइल और हमास के इस कॉन्फ्लिक्ट की, जिसमें हिजबुल्लाह, हूती और भी ऐसे अलग अलग संगठन जुड़े हुए हैं, देश जुड़े हुए हैं। अगले आने वाले 2-3 दिन बहुत क्रिटिकल है। यक्ष प्रश्न ये है कि यदि इजराइल भी उतने ही बड़े पैमाने पर जवाबी हमला सीधे सीधे ईरान पर करता है, और यदि दोनों देशों के बीच में अगर सीधा सीधा वॉर फ्रंट खुल जाता है तो स्थितियां बिल्कुल अलग होंगी। और यदि इजराइल एक अपनी परिपक्वता का परिचय देते हुए ये जो तमाम संगठन है इनको कंटेन करते हुए यदि अपनी स्ट्रेटजी रखता है, तो मैं आपसे एग्री करता हूं। दरअसल जो यूएन गुटेरेस को नहीं आने देने की बात हुई या नाराजगी जताई ईरान के हमले पर, आपने ये इजराइल का ये स्टैंड अपने आप में बताता है कि वो चाहता है कि निंदा करो, देखो तुम युद्ध की निंदा करते हो ना, इस बात की भी वो हमला नहीं करना चाहता है। तो जो डॉक्टर ओझा, आप और देवनाथ जी ने कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा डॉक्टर ओझा आप एक क्लोजिंग कमेंट इस पर अवश्य रखें कि हम लोगों को यहां बैठकर लगता है कि यहां युद्ध हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र की स्थितियां बदनसीबी से बहुत समय से ऐसी ही रही हैं और आने वाले समय में भी, क्योंकि इजराइल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है और विचारधाराओं का जो टकराव देखते कि आसपास से वो घिरा हुआ है, और यहां पर वो भले ही कुछ थोड़ा सा कंटेंट कर देगा कि हमास को रोक लिया, हिजबुल्लाह को रोक लिया, लेकिन बाकी के देशों में फिर कहीं ना कहीं वो चीज, वो ज़हनियत पलती रहेगी। ये स्थितियां क्या ऐसी ही रहेंगी इस क्षेत्र की? जहां तक हम बात करते हैं जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट है वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में, और ये जो हो रहा है, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैं लेबनान के डिप्लोमेट्स के साथ भी टच में था, ईरान के डिप्लोमेट्स के साथ भी टच में था, और वहाँ की पब्लिक से भी मैं इंटरेक्ट करता था। वहाँ की पब्लिक भी त्रस्त हो चुकी है। दे वांट रिफॉर्म, दे वांट सम काइंड ऑफ पीस, कि उनको बोलते हैं कि हमें भी सर आगे प्रोग्रेस करना है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, हम इसी सारी चीज़ों में फंसे जा रहे हैं। जो ये छोटे छोटे रिवॉल्ट्स होते रहते हैं, ये उसी चीज़ का उसको यूज़ किया जाता है। तो पब्लिक भी चेंज मांगती है, लेकिन फिर वही जाके एक उनकी जो आइडियोलॉजी है फिर वो आ जाती है। अब जैसे अगर मैंने उनसे बोलने में आपने ये हिजाब वाला क्यों इशू उठाया, बोले सर हम कोई गलत नहीं है, जो हमारे सुप्रीमो ने कहा हम मान रहे हैं, जिसको नहीं पहनना है नहीं पहने, जिसको पहनना है वो पहने। तो एक आइडियोलॉजी वहां पर वर्क करती है, बहुत डीप पेंट्रेशन है। जहां तक हम बात कर रहे हैं लेबनान में, मैं आपको लेबनान के डिप्लोमेट का बता रहा हूँ, वो उन्होंने खुद बोला कि हम परेशान हो चुके हैं, कंट्री पिछले कितने सालों से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसी प्रॉक्सी वॉर में इफेक्ट होता जा रहा है। लेकिन मुद्दा ये होता है कि हु इज ड्राइविंग दैट प्रॉक्सी वॉर, इज इट ईरान और इज इट गोस्ट, हु इज दैट? तो ईरान तो एक है, ईरान तो आइडियोलॉजी लेके चल रहा है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेस विच आर वर्किंग इन द मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अब वहां पर जो सबसे बड़ी चीज है, अगर आप ये सोचिए कोई कंट्री आके वहां पर बेस बना रही है और सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वो अपने एयर बेसेस बना रही है, देयर इज सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजिक रीजन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये जो चीजें हैं, अब मैंने आपको बता दिया कि ईरान चाइना के साथ भी बढ़िया एक्सपोर्ट चल रहा है, रशिया के साथ भी कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है। ये 2022 और 2023 का मैंने डेटा आपको दिया है जी। तो ये इंटरडिपेंडेंसी तो बनी रहेगी और ये प्रॉक्सी वॉर मेरे ख्याल से अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये इतनी जल्दी शांत होने वाला है, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर जैसे आपने यूज किया कि प्रॉक्सी वॉर ये चलता रहेगा। मैं तो दर्शकों से कहता हूं हमेशा कि इस वाला ये जो एपिसोड है भारत का सवाल का, इसको अवश्य देखें, इंटरनेट पर उपलब्ध रहेगा, क्योंकि इसमें आपको लगभग सभी पहलू और इस जगह के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में आपको बहुत सारी बातें जानने समझने को मिलेगी। ये हम सभी जानते हैं कि युद्ध किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। डॉक्टर ओझा ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये वक्त के बदलाव, और जो मेरा सवाल था उसमें मैं एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हमने देखा सभ्यता के बदलाव में कई क्षेत्र बदल गए, क्योंकि लोग बदलते हैं, रिफॉर्मिस्ट आते हैं, नेतृत्व बदलते हैं, युवा जो हैं उनकी अपेक्षाएं जिनकी बात डॉक्टर ओझा कर रहे थे वो भी बहुत महत्व का होता है। और इस सब से ये होता है कि धीरे धीरे उन क्षेत्रों में बदलाव आता है। कोई नहीं चाहेगा कि बंकरों में स्कूल चलते रहें, बंकरों में अस्पताल चलते रहें, कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ मिसाइल गिरे वहाँ मिसाइल गिरे। तो धीरे धीरे इस क्षेत्र में भी हो सकता है कि बदलाव आने वाले से, लेकिन इसमें समय लगेगा। प्रॉक्सी वॉर फिलहाल चल रहा है, ईरान इजराइल
सीधे आमने सामने नहीं आएंगे, यहां पर पैनल को लगभग यही लगता है, लेकिन अगले 72 घंटे क्रूशियल रहने वाले हैं। डॉक्टर अंशु आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर ओझा आपका बहुत धन्यवाद, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का सवाल में